नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और ये जो आपकी कक्षा है, ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से संबंधित है। जो भी हमारे साथी इस क्लास को पूरा करते हैं, हमें उन्हें इस क्लास के बाद पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और ताकि उनका रिवीजन और अच्छा हो सके। डीएलएड में अभी तक के 2016 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं साइंस सब्जेक्ट के, उस सब के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार कक्षा है। तो जो भी हमारे डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जिनका एग्ज़ाम 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, सेकंड सेमेस्टर के जो भी अभ्यर्थी हैं, वो एकदम तैयार रहें। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखते हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, और एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा और बहुत ही शानदार आपकी क्लास होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, चैनल को शेयर करें। क्लास के बाद आप अपने कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट में सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो लोग क्लास पूरा देखेंगे उन्हें मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला प्रश्न आपका था, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? ठीक है, तो वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं। ये प्रश्न आया हुआ है। दूसरा प्रश्न जो आपका आया हुआ है, ये है वसा में घुलनशील कितने विटामिन हैं? ठीक है, वसा में घुलनशील आपके 3 विटामिन हैं। हाँ, कौन कौन सी है? ए, हाँ, एडेक, लगभग 4 हैं, 3 नहीं 4 हैं, 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए डी ई के। ठीक है, ए है, विटामिन डी है, और ई है, और के है। तीसरा प्रश्न है, टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन क्या होता है? तो टीकाकरण क्या होता है? आप तो जानते ही हैं कि बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो छोटे बच्चे इस दुनिया में आते हैं, उन्हें टीकाकरित किया जाता है। तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें चिकित्सक के शरीर में टीका दिया जाता है, और यह रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो ये आपके 3 प्रश्न होंगे। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, तो उनके नाम क्या हैं? सबसे पहला आपका है नेपेंथीस। ठीक है, नेपेंथीस है। दूसरा नाम क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, कौन कौन से है? नेपेंथीस है और वीनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, बहुत ठीक है। तो ये 2 पौधे हो गए आपके। हाँ, तो ये 2 पौधे हो गए। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं की कितनी संख्या? हाँ, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? समस्थानिक हैं तो किसकी संख्या भिन्न होगी? ठीक है, किसकी संख्या भिन्न होती है? हाँ, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणु समस्थानिकों में, इसमें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 6। चाल किसे कहते हैं? चालक नहीं, दरअसल गलती से टाइप हो गया है। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? चाल का आप जानते हैं, चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 7वां। देखिए, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? संक्षेप में समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न आपके डीएलएड में पूछा गया है। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला दांत होता है इंसीजियर, जिससे हम भोजन को काटते हैं। दूसरा दांत होता है कैनाइन, जिसमें भोजन को हम लोग चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और तीसरा दांत आपका होता है प्रीमोलर, जिसमें भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। और चौथा दांत है आपका मोलर, भोजन को अच्छी तरह पीसने और चबाने के कार्य में काम देता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को क्रमवार तरीके से बोया जाता है, एक ही खेत में उगाया जाता है। हाँ, जैसे कि आप अगर आलू प्याज लगा रहे हैं और कुछ सालों के बाद पैदावार कम हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें बदल के धान गेहूं लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उर्वरता बढ़ जाएगी उस खेत की। ठीक है, इसीलिए, और कीट रोग भी नहीं लगेंगे। अगला है ऊर्जा किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। तो ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और कितनी ऊर्जाएं होती हैं? तो मुख्यतः जो आपकी ऊर्जाएं होती हैं वो 5 हैं। 5 कौन सी हैं? यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? हाँ, जो गत स्थिति से संबंधित होती है
ऊष्मा मतलब गर्मी से जो पैदा होती है। विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा जो पदार्थ के रासायनिक संबंधों में संचित होती है। और सूर्य ऊर्जा तो आप जानते ही हैं। 10 प्रश्न हो गए, ठीक है। माइटोकांड्रिया को कोश का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? देखिए, आपकी परीक्षा में माइटोकांड्रिया जब भी जीव विज्ञान से प्रश्न आएंगे तो जितने हमारे अभ्यर्थी हैं वो इस बात को ध्यान दें, आप लोग इसके डायग्राम्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। माइटोकांड्रिया के डायग्राम बनाना सीख लो। अगर 2 नंबर में प्रश्न आया, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का आपका प्रश्न है, हाँ, माइटोकांड्रिया को ऊर्जा कोश क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोश में ऊर्जा का उत्पादन करता है और यह कोश के श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज को एटीपी में परिवर्तित करता है, जो कोश के सभी कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। धातु आप जानते हैं, मेटल की बात हो रही है, ठीक है। तो 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है चमक, धातुएं चमकदार होती हैं। आघात विधनीयता, ठीक है। हाँ, इसमें आप धातुओं को पतली चादरों में बदल सकते हैं। फिर आपका है धनात्मक चालकता, कंडक्टिविटी। फिर आपका है तंतु गुण, ठीक है। धातुएं तारों से खींची जा सकती हैं। हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रश्न संख्या 11। 12वें पर आइए, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हैं? तो कौन से हानिकारक प्रभाव हैं? ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव कौन है? तो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, ठीक है। वन्य जीवों पर प्रभाव डालता है, शरीर पर प्रभाव डालता है, नींद में बाधा, थकान उत्पन्न करता है, ठीक है। सौर परिवार को चित्र सहित समझाइए। आप जानते हैं सोलर सिस्टम में आपके सूर्य आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सारे आते हैं। तो आपके परीक्षा में चित्र पूछा गया है, तो आपको एक सोलर सिस्टम का चित्र बनाना सीख लेना है ताकि हमारे नंबर कटे नहीं, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे आप? सूर्य आप जानते हैं मुख्य तारा है। ग्रह में क्या लिखोगे? पृथ्वी, मंगल, शनि, ये सारे आपके सारे 8 ग्रहों के नाम लिखना। उपग्रह में एक मुख्य चंद्रमा उपग्रह है, इसको तो लिखना ही है। धूमकेतु जो कि बर्फ और धूल के पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। और उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करने वाली चट्टानें होती हैं। समझ में आया, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 पे आती है। यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखो, प्रश्न आपको यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताने हैं। पहली है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी है गतिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जब वस्तु गतिमान होता है और गतिमान अवस्था में उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। 15वां प्रश्न आपका है, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम बताओ। तो 8 ग्रहों के नाम आप याद कर लो, मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। ये 8 ग्रह हैं। और शनि, वरुण, ये सारे 8 आपके ग्रह हो गए। याद करके जाना, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आपको याद होना चाहिए, जेम्स चैडविक 1913 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 17वां प्रश्न है, जीवाणुओं से होने वाले 2 रोगों के नाम बताओ। तो 2 रोगों के नाम याद करके जाओ। आया हुआ है तपेदिक और हैजा, ठीक है। तपेदिक, हाँ, और हैजा। वनस्पति कोश और प्राणी कोश में क्या अंतर है? ठीक है, प्लांट के सेल में और आपके इंसान के सेल में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? देखो, अंतर यही है कि वनस्पति जो प्लास्टिड होता है ये आपके वनस्पति कोश में पाया जाता है, इसकी कोशिका में पाया जाता है, जबकि प्राणी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ, ये आपको लिखना है। हाँ, और एक और आपका अंतर लिखोगे आप, वनस्पति कोश में भित्त होती है जबकि प्राणी कोश में नहीं होती है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। और क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक? हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? 2 देखो समस्थानिक आपको लिखने भी हैं, उदाहरण भी देने हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक आपका, हाँ, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है। कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12, कार्बन 14 है, ठीक है। अब आ जाते हैं 20वें प्रश्न पर, ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न इसे नष्ट की जाती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, ठीक है। हाँ, ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। हो गया, चलो आ जाओ। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। बताइए, ज्वालामुखी क्या है? फटाफट सब लोग जवाब दीजिए। ज्वालामुखी क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी क्या है?
ज्वालामुखी वह स्थल रूप है जहां पृथ्वी के सतह से फटे हुए मैग्मा, गैस और राख का विस्फोट होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के प्रकारों में आएंगे तो सबसे पहली ज्वालामुखी है सक्रिय, दूसरी है शांत, तीसरी है मृत। याद रख लो, एक्टिव, डोरमेंट और हाँ एक्सटिंक्ट वल्केनो, तीनों ज्वालामुखी आपको याद रखना है। और अगर आपको एक एक उदाहरण याद हो तो बहुत अच्छा है, अब याद करके जाना परीक्षा में, नंबर पूरे आएंगे। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन उदाहरण सहित समझाइए। यह प्रश्न संख्या 22 आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, वह परिवर्तन जिससे उलटकर वस्तु को उसकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। मतलब ऐसा परिवर्तन कि जब वस्तु परिवर्तित हुआ तो आप फिर से उसे आप उसी अवस्था में ले आइए, तो उत्क्रमणीय होगा। ठीक है, जैसे पानी का बर्फ में बदलना और बर्फ का पानी में बदलना, ये उदाहरण याद रखना। अनुत्क्रमणीय क्या है? वह परिवर्तन जिसमें उलटकर वस्तु को उसकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कागज का जलना, कागज एक बार जला दिए वापस रिटर्न नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो फटाफट सब लोग कमेंट करते जाओ। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किससे बनती है? इसका मछली, मिट्टी एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो अम्ल वर्षा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी प्रतिक्रिया से बनती है। और जब ये दोनों प्रक्रिया करते हैं तो H2SO4 बनता है और पानी निकलता है। ठीक है, तो ये होता है। प्रभाव क्या पड़ता है? मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलाशय का pH घटने से मछलियां मर जाती हैं। pH का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब pH घटेगा तो जल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। हाँ, पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं जिनसे उनका विकास रुक जाता है। ठीक है, तो मछली, मिट्टी और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। ठीक है, चलो कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। क्या लिखना है? शरीर को संरचना, आकार प्रदान करना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। और लोग टाइप करिए, क्या होगा? मांसपेशियों का आधार बनना, गत में सहायता करना। ठीक है, खनिज जैसे कैल्शियम का भंडारण रखता है वो, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, हाँ, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। 25 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? इसके कारण एवं रोकने के उपायों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो प्रकाश डालना है तो प्रकाश डाल दीजिए। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ भाग को जल, वायु या अन्य कारणों से हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? पृथ्वी के उपजाऊ भाग को जल, वायु या अन्य कारणों से हटा दिया जाता है। इसको कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन सिर्फ और सिर्फ पानी से नहीं होता, हवा से भी होता है और जल से तो होता ही है। ठीक है, आगे तो क्या क्या कारण है? तेज बारिश, जल प्रवाह, वनों की कटाई, अत्याधिक खेती, पशुओं का अधिक चरना। अधिक पशु चर गए तभी होता है। कैसे रोकोगे? आप पेड़ लगाओगे, सीढ़ीदार खेती करोगे, जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंधन करोगे, घास या कवर क्रॉस लगाओगे। ठीक है, हाँ घास लगा देते हैं लोग ताकि मिट्टी ना बहे। प्रश्न संख्या 26, तंत्र का उतक, हाँ तंत्र के उतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को समझाइए। ध्यान से सुनिए। ठीक है, उतक, हाँ इसके चित्र को आपको याद करके जाना है। इसका कार्य है, तंत्र का उतक संवेदी जानकारी को संरचित करता है और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संचार स्थापित करता है। तो चित्र भैया बना के जाओ, चित्र नहीं भूलना, चित्र पूछा गया है बायोलॉजी में। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा को हाँ किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्या है? नाभिकीय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जो परमाणु के नाभिकीय विखंडन या संलयन से उत्पन्न होती है, वह नाभिकीय ऊर्जा होती है। और इसका प्रयोग हम लोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु हथियारों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, तो ये आपके इतने प्रश्न हो गए 27। अब 28 पर आते हैं। पहले वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए पहले वर्ग का उत्तोलक क्या है। तो पहले वर्ग का उत्तोलक क्या है? जिसमें बल बिंदु, ठीक है, फलक्रम और भार और प्रयत्न बीच में होता है। वह उत्तोलक जिसमें बल बिंदु, भार और प्रयत्न बीच में होता है, इसे पहले वर्ग का उत्तोलक कहते हैं। उदाहरण के लिए कैंची, झूला। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 पर आइए। 29 क्या कह रहा है? ये कह रहा है जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील दो दो विटामिन के नाम बताओ। तो ध्यान से देखो, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन आपका BC है। ठीक है, और वसा में
एडैक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ADEK। हाँ, फिर प्रश्न संख्या 30 पर आओ। जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखें। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो हाँ, तो क्या है? बहुत सारे कारण होते हैं। औद्योगिक कचरे का जल में निष्कासन, कृषि में रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग, घरेलू अपशिष्ट और गंदे पानी का जल स्रोतों में प्रवेश, प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का जल में मिलना, ये सारे जल प्रदूषण के कारक हैं। ठीक है। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी बताएं कि वसा के कितने समूह हैं। तो कितने समूह हैं? तो वसा के 2 समूह हैं। कौन कौन से हैं? एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है, संतृप्त है, असंतृप्त है। ठीक है। चलो, दिए गए समीकरण को पूरा करिए। CaCO3 2HCl। ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। तो इसे पूरा करने के लिए जब आप इसे पूरा करेंगे तो कैल्शियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम प्लस है और क्लोरीन माइनस होता है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझाइए। क्या अंतर होता है भाई भौतिक और रासायनिक में? तो भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल रूप या अवस्था बदलती है, परंतु उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है। बर्फ का पिघलना, वो तब भी पानी रहेगा और पहले भी पानी था। रासायनिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है। क्या बदलते हैं? रासायनिक संरचना बदलती है और नया पदार्थ बन जाता है, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी जल के कोयला बन गई। प्रश्न संख्या 34, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव। मृदा प्रदूषण के क्या स्रोत हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान से देखो, स्रोत क्या क्या है? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, औद्योगिक कचरा, इसका प्रयोग, प्लास्टिक और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियां। ठीक है। और प्रभाव क्या पड़ता है इसका? मिट्टी की उर्वरता कम होती है, जल प्रदूषण कारण बनता है, पौधों और जीवों के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 35, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो भैया मानव का श्वसन तंत्र है ना, उसकी चित्र आप सीख लो, डीएलएड वाले जितने अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आया है दोबारा रिपीट कर सकता है। यह ऑक्सीजन को शरीर में लाकर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को लाता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है और डीएनए से सीधे साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है और डीएनए नाभिक के अंदर पाया जाता है। समझ गए आप लोग? ठीक है। 36 नंबर प्रश्न ये आया हुआ है। हाँ, जैसे मानव कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मानव कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं। उत्तोलक क्या है, इसके उदाहरण क्या है? प्रश्न ये दोबारा रिपीट कर रहा है, आया हुआ है। तो उत्तोलक वह यांत्रिक उपकरण है जो बल को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। प्रथम वर्ग का उत्तोलक कैंची होती है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक व्हील बारो होता है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक चिमटी होती है ना। सूत्र और इसका उपयोग बताइए। जैसे है बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। किस लिए यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का? एसिडिटी दूर करने में। वॉशिंग सोडा, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? कपड़े धोने में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। संतुलित आहार क्या है? इसका मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज उचित मात्रा में होते हैं। समझे? हाँ, सारे उचित मात्रा में होते हैं। महत्व क्या है इसका? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, विकास और मरम्मत में सहायता करता है। ठीक है। चलिए,
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बताइए। हाँ, विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। याद करिए, कैल्सीफेरॉल। सभी साथी कमेंट करें कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। ठीक है, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में हाँ, ऑस्टियोमलेशिया ये रोग होता है। ठीक है, फ्रैक्चर का खतरा होता है। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित रहती है? घड़ी में चाबी भर रहे हो तो उसके अंदर जो स्प्रिंग है उसमें ऊर्जा किस रूप में होती है? किस रूप में होती है? स्थितिज ऊर्जा में होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है। 42, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जन अंगों के नाम लिखें। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जन अंगों के नाम। ठीक है, कशेरुकी प्राणी का उत्सर्जन अंग पहला आपका है गुर्दा, जिसको किडनी कहते हैं। स्किन भी एक उत्सर्जन का अंग है। फेफड़ा, लंग्स, जिससे हवा पास होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43, कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? इसका मात्रक क्या है? तो कार्य किसे कहते हैं? कार्य वह होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह बल दिशा में स्थानांतरित होती है। आपने बल लगाया और वो, हाँ, उसने अपना स्थान बदल लिया, उस वस्तु ने, या तो मूव किया वो, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, कार्य कहेंगे। तो इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई क्या है? इकाई है, पहले समीकरण इसका लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है आपका जूल। ठीक है, आ जाइए 44 नंबर प्रश्न पर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोश का ऊर्जागृही क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन से ऊर्जा उत्पाद करता है। इस प्रक्रिया को सेलुलर श्वसन कहा जाता है। इसके दौरान एटीपी, हाँ, नामक अणु बनते हैं जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। हो गया। 45, अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दें। अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड क्या है? वे हैं जो पानी पीने के साथ प्रक्रिया के साथ अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड क्या है? जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ठीक है, हाँ, उदाहरण के लिए आप कार्बोनिक अम्ल ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ, सल्फ्यूरस अम्ल लीजिए। फसल चक्र से लाभ क्या होता है? तो फसल चक्र से एक महत्वपूर्ण लाभ होता है कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाया जा सकता है, पोषण चक्र को संतुलित रखा जाता है, विभिन्न फसलों से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। फसल चक्र का यही काम। अगला है, नाभ की ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग क्या है? नाभ की ऊर्जा क्या है और इसका उपयोग क्या है? तो नाभ की ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु नाभिक के विखंडन या संलयन के दौरान उत्पन्न होती है। ठीक है, जो भी हमारे साइंस के विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनता है। हालांकि नाभिकीय संलयन से भी परमाणु बम बनता है, लेकिन बहुताय जो परमाणु आपके बम हैं वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर कार्य करते हैं। ठीक है, सूरज जो है, सूरज की रोशनी, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करती है। बिजली उत्पादन में, चिकित्सा में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, अंतरिक्ष अन्वेषण में संतुलित आहार से आपका क्या मतलब है? हमें संतुलित आहार क्यों लेनी चाहिए? तो संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, रेशा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? संतुलित आहार। महत्व क्या है? शारीरिक विकास और ऊर्जा प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। प्रश्न संख्या 49 पर आइए। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या उपाय करनी चाहिए? तो क्या उपाय करना चाहिए? आपदा से सुरक्षा के लिए योजना तैयार करें, मजबूत निर्माण सामग्री तैयार करें, समय पर लोगों को चेतावनी दें, आपातकालीन किट तैयार करें। ये सारी चीजें आप करेंगे तभी आप प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा, हाँ, ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना है। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर बताइए। जीव विज्ञान का प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करके हमारे जीव विज्ञान वाले साथी बताएं। ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? ठीक है, पैरामीटर का अंतर है।
ऐच्छिक पेशी क्या होती है? इच्छानुसार नियंत्रित होती है, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। अनैच्छिक जो पेशी होती है, जो इच्छानुसार नहीं होती है, जैसे आंखों की पलकें, हृदय, रक्त वाहिनियां। नहीं, आंखों की पलकें तो नहीं होंगी, हाँ रक्त वाहिनियां होंगी, हृदय और आंख होंगे। ठीक है। सूर्य, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? सौर मंडल में सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है। 52 पर आइए। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी है? अभी पहले शरीर में हड्डियों की संख्या पूछा था, अब खोपड़ी में पूछ रहा है। तो मानव की हाँ, खोपड़ी में हड्डी कुल 22 है। कितनी हड्डी है? 22 हड्डी है। 52 प्रश्न हो गया। कीटों में विज्ज पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जन अंग द्वारा होता है? जो विषैला पदार्थ होता है, कीड़े कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? हाँ, मालपिघीय नलिकाएं होती हैं, कीड़ों के 5वें उत्सर्जन अंग होते हैं, उसी से निकालते हैं। अगला है, किसी एक अम्ल एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एक अम्ल का रासायनिक सूत्र फटाफट कमेंट करके बताओ। तो एक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, सूत्र है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्षार का है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 54 प्रश्न हो गए। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 55 पे। Fe2O3 लोहे की संयोजकता कितनी है इसमें? तो लोहे की संयोजकता कितनी है, मतलब कितना चार्ज है उसके ऊपर? 3 है। ठीक है, +3 चार्ज है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? जल गर्म होता है, वो कौन सी विधि से गर्म होता है? गर्म जल कौन सी विधि से होता है? तो ऊर्जा के संवहन से होता है, ऊष्मा के संवहन से होता है, इस विधि से गर्म होता है। धातुएं ऑक्सीजन से क्या अभिक्रिया करके बनाती हैं? धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है? ठीक है, तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है, मेटालिक ऑक्साइड बनता है। जैसे आप सोडियम को ऑक्सीजन से कराइए तो Na2O बनेगा आपका। मैग्नीशियम का ऑक्साइड से बनाइए MgO बनेगा। 58 नंबर क्वेश्चन, कृषि के उपकरण डबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। डबलर और कल्टीवेटर, तो क्या है उपयोगिता? मिट्टी को समतल करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि फसल बुआई और सिंचाई में सुविधा हो। कल्टीवेटर क्या करता है? ये खेत की जुताई, खरपतवार हटाने और मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। पर्यावरणीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? आप पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो स्वच्छ पर्यावरण बीमारियों को फैलने से रोकता है और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। ठीक है। हाँ, हमारी भूमिका क्या हो सकती है? जैसे हम स्वच्छ रहने के लिए क्या कर सकते हैं? कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे हमेशा, जल स्रोतों को साफ रखेंगे, पौधों को लगाकर हरा भरा रखेंगे पर्यावरण। 60वां प्रश्न, मानव के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। ये पूछा गया है प्रश्न। हाँ, हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ करते हैं? ऊर्जा के संरक्षित करने के विभिन्न तरीके लिखिए। अपव्यय मतलब नुकसान कहाँ करते हैं? ठीक है, जल का अनावश्यक उपयोग, पानी की बर्बादी, वाहन चलाते समय ईंधन का अपव्यय, ये सारे क्या हैं? ऊर्जा के अपव्यय हैं। कैसे बचा सकते हैं? बेजा उपकरण, हाँ, जैसे उपकरण जिसका कोई काम नहीं उसे बंद कर सकते हैं। पानी बचा सकते हैं, सावधानी पूर्वक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। 62 नंबर देखिए, हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी होने से वाले पोषण तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण और उससे बचने के उपाय लिखो। हाँ, जो हम खाना खाते हैं, अगर हेल्दी खाना नहीं है तो पोषण तत्वों की कमी हो जाएगी, तो उससे कौन सा रोग होगा, क्या लक्षण होगा, क्या बचने के उपाय होंगे? तो रोग का नाम देखो रिकेट्स है। लक्षण क्या होगा? हड्डियां टेढ़ी मड़ी हो जाएंगी और हाँ, टिप कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएगा। विटामिन डी से युक्त भोजन करना होगा, तभी ये सही होगा। धूप में रहना होगा। ठीक है, चलो। भूकंप आने से भूकंप के आने क्या क्या कारण है? भूकंप के आने के क्या कारण है? भूकंप से बचने के लिए उपाय एवं प्रबंधन के तरीके अपनाएंगे। ठीक है, कैसे आप बचेंगे भूकंप से? देखो, कारण ये है टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना, ज्वालामुखी नाभिकीय गतिविधियां हो रही हैं, तब ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही हैं, खनन या भूगर्भीय परीक्षण हो रहा है। बचने के क्या उपाय हैं? हाँ, भूकंप रोधी भवन बनाएं, आपातकालीन किट तैयार रखें, खुले स्थानों पर रहें, दीवारों और भारी सामान से दूर रहें। प्रबंधन के तरीके क्या है? जागरूकता अभियान चला सकते हैं,
भूकंप आने पर सुरक्षित स्थानों की पहचान कर सकते हैं, राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये तो प्रश्न आपके खत्म हो गए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 2016 से 2023 तक के जितने प्रश्न हुए, पेपर हुए थे, उन सभी पेपरों को मैंने समाहित कर दिया है। ठीक है, तो जितने हमारे साथी जुड़े थे उन्हें कैसा लगा प्रश्न, और जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताइए। और जो हमारे साथी पूरी क्लास देखेंगे उन्हें हम पीडीएफ भी जरूर भेजेंगे। ठीक है, क्लास करने के बाद कमेंट करिए आपका नाम, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।